नमस्कार, आयु शक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे कब्ज के विषय में बात करूंगी। बताऊंगी कब्ज के कारण क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। अगर हमारा कब्ज लगातार बना रहे तो कौन कौन सी दिक्कतें आ जाती हैं। तो बात करते हैं कब्ज के विषय में। कब्ज एक आजकल आम समस्या बन गया है। कब्ज से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ ही परसेंट ऐसे लोग होंगे, 10-20% ऐसे लोग होंगे जो सुबह सुबह फ्रेश हो जाते होंगे, वरना अधिकतर लोग तो परेशान ही रहते हैं। कोई चाय पीता है, कोई गर्म पानी पीता है फ्रेश होने के लिए, इधर उधर टहलता है, तब कहीं जा कर के मोशन जाने की कुछ मौका बनता है कि अब चलो मोशन जाया जाए। फिर भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता, टेंशन में रहते हैं कि आज पेट साफ़ नहीं हुआ। तो 24 घंटे में एक बार तो मोशन आना ही चाहिए, क्योंकि जो हम भोजन करते हैं वो 6 घंटे में हमारा भोजन पच जाता है और 6 घंटे के बाद उसको आंतों से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर वो 6 घंटे के बाद आंतों से नहीं निकलता या 24 घंटे में वो पेट से बाहर नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि हमारे को कब्ज की समस्या हो गई है। कब्ज रहने पर व्यक्ति या तो बार बार मोशन जाता है या मोशन उसको 1 दिन 2 दिन आता ही नहीं है। तो इस तरह की जब समस्या रहने लगे तो उस वक्त हमें कब्ज की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और कब्ज रहने का कारण क्या होता है ये मैं बताती हूँ। कि कब्ज रहने का कारण अधिकतर जो है हमारे भोजन में फाइबर की कमी होती है। जब हम अपने भोजन में चोकर की मात्रा कम खाते हैं तो अक्सर कब्ज होता है, या फिर हम ज़्यादा रिफाइंड फूड्स खाते हैं तो भी कब्ज होता है, या फिर हम कार्बोहाइड्रेट बहुत कम खाते हैं तो भी कब्ज होता है। क्योंकि शर्करा, जो कार्बोज में शर्करा होती है, और उसकी वजह से हमारी आंतों को ताकत मिलती है। और जब हम कार्बोज कम खाते हैं तो भी कब्ज रहता है। अधिकतर लोग आजकल कार्बोज कम खाने लगे, ये सोच करके कि ये मोटापा बढ़ाता है, इसलिए प्रोटीन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें हर चीज़ बैलेंस में ही खानी चाहिए। और कब्ज के और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे पूरी एक्सरसाइज ना करना, पूरी नींद ना लेना, देर रात को सोना, सुबह देर से उठना, एक्सरसाइज ना करना। ये सारे कारण जो हैं कब्ज के ही होते हैं। ये सब हमारा लाइफस्टाइल जो आजकल बिगड़ गया है उसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम आ गई है। अधिकतर खाने में आजकल ब्रेड, बिस्किट्स, इन चीज़ों का चलन बहुत हो गया है। जंक फूड ये सब बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं। शराब का सेवन बहुत करने लगे हैं, सिगरेट का सेवन करने लगे हैं। इसके अलावा तली भुनी चीज़ें, मांस, इस टाइप की चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में कब्ज को पैदा करती हैं। और इसलिए हमें इन चीज़ों से थोड़ा बचकर रहना चाहिए। जब कब्ज हो जाता है तो कब्ज के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि जब मोशन साफ़ नहीं होता, पेट साफ़ नहीं होता, तो ठीक से नींद भी नहीं आती, और नींद नहीं आती तो आंखें भारी रहती हैं, पलकें भारी होती हैं, हाथ पैरों में स्वेलिंग दिखाई देती है, सिर में दर्द होता है, अकड़न होती है, टांगों में दर्द होता है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें होती रहती है कब्ज की वजह से। शुरू में तो हम समझ नहीं पाते, लेकिन जब कब्ज ज़्यादा रहने लग जाता है तो सिर दर्द वगैरह परमानेंटली हो जाता है। फिर माइग्रेन रहने लगता है, बीपी हाई, शुगर, इस टाइप की दिक्कतें सारी होने लग जाती हैं। और कब्ज जो है एक सब रोगों की जननी है। कब्ज से ही सारी बीमारियां होती हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आज तक, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम समझते नहीं हैं, लेकिन वो सब कब्ज का ही कारण होती है। बहुत कम ऐसी समस्याएं हैं जो कब्ज के बिना मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 99% रोग कब्ज से ही होते हैं। आजकल जो कैंसर की इतनी ज़्यादा लोगों में देखने के लिए मिल रहा है, वो भी एक कब्ज का ही कारण है। जो कैंसर भी इतना ज़्यादा लोगों में मिल रहा है, या डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा हो रही है, तो ये सारी हमारे लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें इसको कैसे हम दूर करें, किस तरह से हम ऐसा कुछ करें कि कब्ज की समस्या हमारी ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए हमें, जो मैंने आपको कारण बताए हैं कब्ज रहने के, पहले तो उन कारणों पे आप ध्यान दें कि
जो आटा मैंने आपको बताया कि चोकर युक्त आटा खाएं, तो उसके लिए आप पिसा हुआ जो आटा पैकेट्स में मिलता है उसको लेना अगर आप बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि खुद आटा पिसवा लें। आजकल चक्कियों पे गेहूँ रहता है, तो चक्की से गेहूँ ख़रीदें और वहीं के वहीं चक्की वाले से बोल करके कि इसको थोड़ा मोटा पीस दें। मोटे में थोड़ा चोकर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो फ़ायदा करता है, फाइबर रहता है उसके अंदर। उसके साथ साथ फिर हमें रोज़ाना कुछ इस टाइप की चीज़ें खानी चाहिए जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, फ्रूट्स हों, सैलेड्स हों। ये चीज़ें हमें अपने भोजन में करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है कब्ज हमारा ना रहे। आज स्थिति ये है कि जब कब्ज रहने लगता है तो लोग कब्ज के कारण दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, चूर्ण, चटनी, एलोपैथी दवाइयाँ भी लेते हैं कि ताकि जिससे आंतों से मल निकल जाए। अब कभी कभी तो वो ठीक है कि आपने जो है दवाइयाँ खाई हैं और आपका पेट साफ़ हो जाए, लेकिन अगर आप उसको परमानेंटली खाना चाहते हैं दवाइयों को कि रोज़ दवा खाएं और दवा खाने से ही आपका पेट साफ़ हो, तो वो स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि जब हम चूर्ण खाते हैं तो चूर्ण खाने से या दवाइयाँ खाने से हमारी आंतों को एक तरह से आदत पड़ जाती है और हमारी आंतें जो हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती हैं। तो जो काम वो करती थी वो भी भूल जाती हैं। और जब हम चूर्ण खाते हैं तो वो किस तरह से काम करती है मैं आपको बताती हूँ। जब वो चूर्ण खाते हैं तो चूर्ण हमारी आंतों का ही पानी खींचता है और फिर मल को डाइल्यूट करता है और उसके बाद फिर वो मोशन पास हो जाता है। तो जब इस तरह से हम रोज़ रोज़ चूर्ण खाने की एक आदत डाल लेते हैं तो इस तरह से हमारी आंतें एक तरह से रफ़ हो जाती हैं और फिर पहले से भी ज़्यादा मल जो है आंतों से चिपकने लगता है। फिर हमें दवाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आपने खुद भी महसूस किया होगा, जो दवाइयाँ खाते हैं उन्होंने खुद भी महसूस किया होगा कि दवाइयों की एक आदत सी पड़ जाती है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहती हूँ और ये दिखाऊंगी भी कि आप जो है दवाइयों को बंद करके अगर कुछ प्राकृतिक चिकित्सा करें तो उससे हमारी आंतों की स्वाभाविक गति लौट आएगी और धीरे धीरे हमारी आंतें जैसे पहले काम करती थी जब आप दवा नहीं खाते थे और बिना दवा के आप ठीक रहते थे, तो वो स्थिति फिर से आ जाएगी। लेकिन उसके लिए जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो आपको करनी ज़रूरी होगी और अगर वो नहीं करेंगे तो आप चाहे कुछ भी खा लें, चाहे आप कितनी भी अच्छी चीज़ें खा लें, चाहे कोई शेक पी लें या कितनी भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें खा लें, वो चीज़ें आपको बिल्कुल काम नहीं करेंगी क्योंकि हमारी आंतें उसको एब्जॉर्ब नहीं करती। जो हम खाते हैं उसका बहुत कम हिस्सा एब्जॉर्ब करती हैं और बाकी सारा वेस्ट हो जाता है। और अगर हमारी आंतें स्वस्थ रहती हैं तो वो चाहे हम नमक रोटी भी खाएंगे या थोड़ी सी भी कुछ चीज़ खाएंगे तो वो भी हमारे शरीर को लगेगी। आजकल जैसे बेल बहुत चल रही है, गर्मियों के मौसम में बेल बहुत आती है, तो ये बेल भी कब्ज़ को तोड़ती है। बेल जो है एक लैक्सेटिव का काम करती है, तो आप रोज़ाना बेल का शरबत ले सकते हैं और मैंने बेल के शरबत पे एक वीडियो भी बनाई है, आप उसका लिंक मैं डाल दूँगी, आप उसे देख सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल कब्ज़ रहता है तो आप नॉर्मल शरबत बना के जैसे बनाते हैं, उसमें मीठा डाला और थोड़ा बहुत बर्फ़ डाला मौसम के हिसाब से, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, नॉर्मल सा ही लीजिएगा क्योंकि कब्ज़ में नॉर्मल ही ठंडा लेना चाहिए। तो उसमें थोड़ा बहुत मीठा डाला और मीठे में भी आप खांड या शक्कर डालें तो आप उसका सेवन कर सकते हैं, तो इससे भी हमारा पेट साफ़ होता है। उसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, बिल्कुल मोशन आता ही नहीं है और परेशानी है, अंदर आंतों में बहुत सड़न है, तो उसके लिए फिर आप शरबत में थोड़ा आधी चम्मच काला नमक, 1 गिलास शरबत में आधा चम्मच काला नमक और चौथाई चम्मच काली मिर्च डाल करके तब उसका सेवन करें और उसको बहुत ठंडा ना लें, उसको ऐसे ही लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा ठंडा कब्ज़ में ठीक नहीं रहता। और इसके अलावा एक और नेचुरल लैक्सेटिव है जैसे ईसबगोल, तो ईसबगोल भी आप ले सकते हैं और ईसबगोल में आप आधा नींबू निचोड़ लें, 1 गिलास में आधा या 1, वो नींबू के ऊपर देखें कि 10 ml रस नींबू का होना चाहिए, तो वो निचोड़ लें और उसमें साथ में थोड़ा सा काला नमक डाल लें। तो उसको आप रोज़ाना सुबह भी ले सकते हैं या शाम को भी जब आपका मन करे आप उसे ले सकते हैं, ताकि आंतों में जो है एक नेचुरल चिकनाहट आ जाए। ठीक है, ये चीज़ मैं अभी ट्रीटमेंट से भी जो आपको बताऊंगी, जो मैं अभी ट्रीटमेंट आपको बताऊंगी, ये चीज़ हमें उनसे लानी है, नेचुरल ट्रीटमेंट से। तो क्योंकि एकदम तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती, इसलिए आप चूर्ण और चटनी और दवाइयाँ खा के
ना खाएं। लूण चटनी और दवाइयाँ जो है वो नुकसान करती हैं। ये बिल्कुल नेचुरल हैं, इनको आप ले सकते हैं। और साथ में मैं जो भी आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी वो ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का ट्रीटमेंट इतना इफ़ेक्टिव होता है और उसमें कोई खर्चा भी नहीं होता किसी भी तरह का। सिर्फ आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है, और टाइम में भी ऐसा कोई विशेष टाइम नहीं है जब आप सुबह शाम घर पे रहें तब वो ट्रीटमेंट कर लें। तो प्राकृतिक चिकित्सा अगर आप करते रहेंगे तो आपकी आंतें बिल्कुल पहले के जैसी हो जाएंगी, जैसे वो पहले काम करती थी कि सुबह आप उठे और मोशन एकदम क्लियर हो गया, कोई टेंशन नहीं किसी भी तरह की। इसी तरह से प्राकृतिक चिकित्सा से ये सारी चीज़ें बिल्कुल पुनर्जीवित हो जाती हैं। तो इसके अलावा मैं आपको कुछ डाइट बताऊंगी, जिस डाइट का आप अगर सेवन रोज़ाना करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो फिर उस डाइट से भी आप ठीक बने रहेंगे। जैसे सुबह सुबह जब आप नाश्ता करते हैं तो नाश्ते में आप कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं, जैसे अक्सर पराठे खा लेते हैं, भरवा पराठे खा लेते हैं, या कोई भी हैवी चीज़, कई बार पकौड़े भी बना लेते हैं। तो आप सुबह सुबह नाश्ते में सबसे पहले अपने लिए रात को 25 ग्राम किशमिश भिगो के रखें, या कम से कम 10-15 मुनक्के, तो वो सुबह भीगे हुए मुनक्के खाएं और किशमिश खाएं। उसके अलावा आप नाश्ते में फिर सबसे पहले फ्रूट्स खाएं, जो भी मौसम का फल आता है। जैसे आजकल गर्मियां हैं तो खरबूजे का मौसम है, तो आप कम से कम एक छोटा खरबूजा जो आधा किलो का हो, इतना आप खरबूजा खा लें, या तरबूज खा लें प्लेट भर के। तो मौसम के हिसाब से ही फल खाएं। उसके बाद अगर आपका कुछ मन करता है नाश्ते में तो थोड़ा बहुत कोई भी चीज़ हल्की फुल्की ले सकते हैं, या फिर जैसे कि पोहा है या उपमा है, और या नाश्ते में फिर दलिया है। तो दलिया खाना भी बहुत अच्छा रहता है क्योंकि दलिए में फाइबर बहुत होता है। फिर जब दोपहर का खाना आप खाते हैं तो दोपहर का खाना आप बहुत ज़्यादा लेट ना करें, 1 से 2 के बीच में खाना खा लें। और दोपहर के खाने से पहले प्लेट भर के अगर आप सैलेड खा लेते हैं तो एक तो उससे हमारे को बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं, और वो जो उसमें फाइबर्स भी होते हैं वो कब्ज नहीं होने देते। तो एक तो काफ़ी बड़ी प्लेट भर के आप सैलेड की खा लें, और उसके बाद फिर खाना खाएं, जो भी आप खा सकते हैं, 2 रोटी 3 रोटी। मैं खाना खाने के लिए आपको बिल्कुल मना नहीं करती कि आप खाना कम खाएं, खाना आप पेट भर के खाएं, और चोकर युक्त रोटी होनी चाहिए लेकिन। और उसके साथ आप दलिया बना लें, जैसे हम चावल खाते हैं कि दाल रोटी चावल सब्जी, तो ऐसे आप दलिया बना लें चावल की जगह पर, और उस फीका दलिया बनाएं, और उस दलिए में आप सब्जी मिला करके खाएं। और अगर आपको कब्ज तोड़ना है तो कुछ दिनों के लिए दाल को बंद कर दें, क्योंकि दाल भारी होती हैं, कफ बनाती हैं, इसलिए कुछ दिनों के लिए दाल बंद कर दें, और खाने में सब्जी रोटी और दलिया खाएं। और सब्जी की मात्रा आप ज़्यादा खाएं, कम से कम 2 बड़ी कटोरी भर के खाएं, जिससे कि अंदर जो है थोड़ा हल्कापन हो जाए, खाने से पेट हल्का रहे। और दाल खाने से चूँकि पेट भारी हो जाता है तो कुछ दिनों के लिए दाल अगर आप बंद कर देंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। दाल को आप दूसरे रूप में खा सकते हैं, जैसे हम अंकुरित दालें बताते हैं, तो आप मूंग की दाल को स्प्राउट्स करके खा सकते हैं। वो आप लंच टाइम में भी ले सकते हैं। 1 कटोरी भर के दाल में 1 स्प्राउट्स और उसमें कुछ सैलेड डाल दें, जैसे खीरा टमाटर ककड़ी प्याज, ये सब चीज़ डाल दें, ये सब ले सकते हैं। और शाम के चाय के टाइम में, टी टाइम पर चाय आजकल सब लोग पीते हैं, चाय के बिना लोगों का काम नहीं चलता, इसलिए चाय तो मैं बहुत ज़्यादा रोक नहीं लगाऊंगी, लेकिन सुबह और शाम से ज़्यादा चाय ना पिएं, कॉफ़ी का ज़्यादा प्रयोग ना करें, क्योंकि चाय कॉफ़ी भी कब्ज बढ़ाती हैं। तो थोड़ी सी चाय ले लें, और उसके साथ कोई ऐसी मैदे की चीज़ें या इस टाइप की चीज़ें खाने को अवॉइड करें, वो सब चीज़ें ना खाएँ। चाय के साथ थोड़ा बहुत 1 आध बिस्किट ले लें, इससे ज़्यादा कुछ मत लें, वो भी कुछ आटे वगैरह के बिस्किट जो आते हैं वो ले लें, या 2-4 मखाने खा लें, इस टाइप की चीज़ें, या भुने हुए चने की नमकीन आती है वो खा सकते हैं। और उसके बाद फिर रात का खाना अपना टाइम से खाएं, जैसे 7 से 8 के बीच में रात का खाना खाएं। उसमें भी जो आपने दिन में मैंने आपको खाना बताया उसी तरह का खाना आप रात को भी खा सकते हैं। और ज़्यादा देर से खाना ना खाएं, क्योंकि ज़्यादा देर से खाना खाने में फिर वो हज़म नहीं होता। तो रात का खाना खाने के बाद आपके पास वक्त तो थोड़ा सा टहल कर आ जाएं, तो उससे खाना हजम हो जाता है। और वज्रासन में भी आप 10 मिनट के लिए बैठ सकते हैं। अगर आपके घुटनों वगैरह में दर्द नहीं है तो आप वज्रासन में बैठ जाइए 10 मिनट के लिए। इस तरह से अगर आप करते रहेंगे तो कब्ज की समस्या से आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी, आप खुश रहेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो प्राकृतिक चिकित्सा कैसे की जाती है।
अब मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा बताने जा रही हूँ, जो मैंने आपसे कहा था वीडियो के दौरान। तो ये एक कॉटन की पट्टी है और ये करीब 9 इंच चौड़ी है और 3 मीटर लंबी है। एक हमें ये वाली पट्टी लेनी है और एक इसी तरह की ये गरम पट्टी है, ये भी इतनी ही चौड़ी है जितनी कॉटन की पट्टी है, 9 इंच चौड़ी और पूरा 3 मीटर लंबी है ये। तो इसको कैसे बांधेंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम पट्टी को भिगो लेंगे, ठंडे पानी में भिगोना है पट्टी को। अपने बॉडी टेम्परेचर से ठंडा पानी हो, आजकल चूँकि गर्मी है तो पानी थोड़ा ठंडा ही रहना चाहिए। ऐसे लिपटी हुई पट्टी को ऐसे पानी में डुबा दें जिससे ये अच्छी तरह से अंदर तक भीग जाए। और घड़े जैसा टेम्परेचर है उससे थोड़ा ज़्यादा ठंडा रखना है, क्योंकि गर्मी है। इसमें थोड़ा फ्रिज की बोतल का पानी आप मिला सकती हैं। और इसके बाद जब ये अच्छी तरह से भीग जाए तो इसको पूरी अच्छी तरह से निचोड़ दें। इसके अंदर एक बूंद भी पानी ना रह जाए, अच्छे से निचोड़ दें आप इसको, ठीक है। इस तरह से ये जब बिल्कुल इस तरह से निचोड़ जाए, जैसे मैंने अभी आपके सामने ये निचोड़ के दिखाई है, इसको हाथ पे ऐसे मारें, खुल जाएगी, ये ढीली हो जाएगी। ऐसे इधर से और फिर इसको बांध लें। ये जैसे मैं आपको पेट पर बांध कर दिखा रही हूँ। जब ये पूरी पट्टी लिपट जाए साइड में जाए तो इस तरह से थोड़ा किनारों से दबा दें इसको। अब इसके ऊपर गरम पट्टी को ऐसे बांधना है कि ये नीचे वाली पट्टी बिल्कुल भी दिखाई ना दे। ये देखिए, इस तरह से इस पट्टी को पूरा लपेट लेना है। और ये इसमें एक बहुत बड़ा सा, कम से कम 1.5-2 मीटर नाड़ा सा इसमें बंधा हुआ है इस पट्टी में। इसी नाड़े से इसको इसके ऊपर कस लेना है। और जब आप ये पट्टी बांधें तो उस वक्त पेट थोड़ा सा खाली होना चाहिए। जैसे अगर आपने नाश्ता कर लिया हो तो 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, और खाना खा लिया हो तो 3 घंटे बाद इस पट्टी को बांधें। और इस पट्टी को आप दोनों टाइम बांधें, एक बार सुबह और एक बार शाम, जिससे कि रोग जो है जल्दी से ठीक हो जाए। और कम से कम 10 दिन तक इस पट्टी को लगातार बांधनी है आपको। और 45 मिनट तक इस पट्टी को बांध के रखना है। और 45 से अगर 1 घंटा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप इसे खोल दें। और जब पट्टी बंधी रहे तो अपने हाथ किसी गीला काम ना करें, मतलब पानी में हाथ ना डालें, जैसे बर्तन धोना या सब्जी धोना या कोई और काम करना, इस टाइप का काम ना करें। सूखा काम आप कोई भी कर सकती हैं, टीवी देख सकती हैं, अखबार पढ़ सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। और अगर आपके पास ये इस तरह की पट्टी ना हो फ़िलहाल, तो आप एक इस तरह की चुन्नी ले लें, जो कॉटन की चुन्नी होती है, अक्सर सूटों के साथ आती है। तो इस तरह की चुन्नी को भी आप फोल्ड करके इतनी ही चौड़ी बना करके रैप कर सकते हैं और उसको पानी में डिप करके निचोड़ के इसी तरह से, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, पेट पर बांध सकते हैं। और गरम का अल्टरनेट आप कोई शॉल ले सकते हैं पुरानी, उसको भी 4 तह लगा सकते हैं और इस पट्टी के ऊपर उसको कवर कर सकते हैं। और जब आप पट्टी बनवा लें तब फिर बाद में उस पट्टी को बांध लें। जब 10 दिन इस पट्टी को बांधते हुए पूरे हो जाएं तो 10 दिन के बाद फिर एक आपको इस पट्टी को बांधना बंद करना है। और उसके बाद एक ठंडी पट्टी आपको बांधनी है केवल। तो इस तरह से कोई एक चादर ले लें, जो एक पतली चादर घर में होती है ओढ़ने वाली, वो इस तरह की कोई चादर ले लें और इस चादर को इसी तरह से रैप करके और ठंडे पानी में बिल्कुल भिगो करके अच्छे तरह से अंदर तक भीग जाए और पूरी ऐसे निचोड़ करके और इसको भी पेट के ऊपर रैप करनी है।
और ये पूरी अच्छी तरह से नीचे तक रैप हो जाएगी। टाइट करके लपेटनी है ताकि ये ढीली ना रह जाए, खुल ना जाए। यहाँ आप वैसे इस पे एक पिन भी बांध सकते हैं दोनों साइड 3 लगाने के लिए, और नहीं तो सबसे अच्छा है कि ये नाड़े जैसा एक ये डोरी ले लें आप और उस डोरी को बांध दें इस तरह से। इस डोरी को ऐसे कस के इस तरह से बांध दें। इस तरह से ये पट्टी हमें बांधनी है और आधा घंटे तक ये कम से कम बंधी रहे, और ठंडा पानी इतना हो कि आपको पूरा अच्छे से ठंडा लगे, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो ठंडा महसूस होना चाहिए। 30 मिनट बाद आप इस पट्टी को खोल दें और जो चाहे काम करें। और ये भी आप 2 टाइम बांध लें तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 टाइम तो कम से कम इसको बांधना ही है। और ये 10 दिन बाद बांधना शुरू करें। 10 दिन तक पहले गर्म और ठंडी पट्टी बांधें। और आपको कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप मुझसे पूछ लें, कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपको उसका ज़रूर उत्तर दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।